गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। चलिए आज हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं अपना बचा हुआ रिवीजन। ठीक है, जितना उतना तो आपने सबने कंप्लीट कर लिया ना। हाँ बच्चों, ठीक है, अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है, तो चलिए हम आगे का रिवीजन स्टार्ट करें। आर यू रेडी? ओके, चलिए स्टार्ट। पार्ट 4 प्रकृति का संदेश। हमने पार्ट 3 तक रिवीजन कंप्लीट कर लिया था। अब हम आते हैं पार्ट 4 प्रकृति का संदेश। इसमें देखो, यहाँ पर भी आपको कविता की पंक्तियाँ दी हुई है। ठीक है, तो देखिएगा, अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। ख वाला प्रश्न है, प्रकृति हमें क्या संदेश दे रही है? तो प्रकृति हमें पर्वत की तरह ऊंचा बनने, सागर की तरह मन में गहराई लाने, तरंग की तरह मन में मीठी मृदुल उमंग भरने, पृथ्वी की तरह धैर्य न छोड़ने और नभ की तरह फैलकर सारा संसार छू लेने का संदेश देती है। सारा संसार ढक लेने की संदेश दे रही है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर ग है, धरती और आकाश हमें क्या बता रहे हैं? तो क्या बता रहे हैं? धरती हमें यह बताती है कि हमारे सिर पर चाहे कितना ही भार यानी कि जिम्मेदारियां क्यों न हो, हमें धीरज नहीं छोड़ना चाहिए। और आकाश यह बताता है कि तुम अपने व्यक्तित्व को महान बनाकर सारा संसार ढक लो, यानी कि अपना यश अपनी कीर्ति पूरे संसार में फैला दो। पंक्तियों का अर्थ लिखिए। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। इसका अर्थ है समुद्र हमारे मन में गहराई लाने की प्रेरणा देता है, अर्थात मनुष्य को गंभीर होने की प्रेरणा देता है। अगला है, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार। पृथ्वी के सिर पर बहुत अधिक भार है ना। पृथ्वी आपको पता है कितनी सारी जिम्मेदारियों के तले दबी हुई है, कितना बोझ है उसके ऊपर। यह इसे धैर्य पूर्वक सहती है और सबको धैर्यवान होने की प्रेरणा देती है। ठीक है बेटा, अगला हमारा प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। जैसे क वाला है, मन में गहराई लाने के लिए कौन कह रहा है? तो कौन कह रहा है? सागर। हमें ऊंचा बनाने की प्रेरणा कौन दे रहा है? पर्वत। ग वाला है, हम अपने विस्तार को बढ़ाने के लिए कौन कह रहा है? आकाश। ओके, इस तरह घ है, कवि मन में कैसी उमंग भरने के लिए कह रहा है? तो कवि मन में मीठी मृदुल उमंग भरने के लिए कह रहा है। ठीक है, इसके बाद है शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जिस तरह से अभी तक हम प्रयोग करते आ रहे हैं वैसे ही प्रयोग आपको कंप्लीट करना है। जैसे सागर, तो हमारा मन सागर की तरह गहरा होना चाहिए। तरंग, बारिश में नदी की तरंग मन में उमंग भर देती है। सिर, माँ ने रानी के सिर पर हाथ रखकर प्यार से सहलाया। मन, अपनी गलती मान लेने पर हमारा मन हल्का हो जाता है। ठीक है, इस तरह से वाक्य का प्रयोग कंप्लीट करना है आपको, वाक्य में प्रयोग कंप्लीट करना है। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। जैसे तरंग, तो तरंग एक वचन है, तो इसका बहुवचन क्या होगा? तरंगे। उमंग, उमंगे। है, हैं। ऊंचा, ऊंचे। गहराई, गहराइयाँ। मीठा, मीठे। अगला प्रश्न है, और अलग अलग अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य बनाएं। जैसे जरा और जरा। ठीक है, तो इस जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, इस जरा का मतलब होता है थोड़ा। तो देखो, जरा यानी कि लोगों को जरा अवस्था में सहारे की जरूरत पड़ती है, बुढ़ापे में सबको सहारे चाहिए होता है। इस जरा का अर्थ होता है थोड़ा। रीना जरा जल्दी चलो हमें देर हो रही है, इनकी थोड़ा सा जल्दी कर लो हमें देर हो रही है। तो यहाँ बेटा हमारा पार्ट 4 भी कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं अपनी व्याकरण बुक पर। ठीक है, तो व्याकरण बुक में सबसे फर्स्ट वाला हमारा पार्ट है भाषा और व्याकरण। ठीक है, जिसका प्रश्न नंबर 1 है, भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा किसे कहते हैं? जिस साधन द्वारा मनुष्य अपने भाव या विचार लिखकर या बोलकर प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं।
तो बेटा आप ग्रामर के प्रश्न उत्तर भी अच्छे से देखिएगा। प्रश्न नंबर 2 है, भाषा के कितने कौशल होते हैं? नाम लिखिए। तो भाषा के कितने कौशल होते हैं? 4 कौशल होते हैं। बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना, ये 4 कौशल होते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा में व्याकरण का क्या महत्व है? तो क्या महत्व है? भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण है। अतः व्याकरण का भाषा में बहुत महत्व होता है। ठीक है, हमें शुद्धता का ज्ञान कौन कराता है? व्याकरण। लिपि किसे कहते हैं? हिंदी और अंग्रेजी की कौन सी लिपि होती है? तो देखिए, भाषा जिस रूप में लिखी जाती है उसे लिपि कहते हैं, यानी कि भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। हिंदी की लिपि जो होती है वो देवनागरी होती है और अंग्रेजी की लिपि रोमन होती है। प्रश्न नंबर 5 है, रिक्त स्थान भरिए। भारतीय संविधान में हिंदी राजभाषा के रूप में सन कब स्वीकार किया गया था? 1949 में स्वीकार किया गया था। प्रतिवर्ष हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसके बाद ग वाला है, व्याकरण भाषा में किसका ज्ञान कराता है? शुद्धता का ज्ञान कराता है। पंजाबी भाषा की लिपि क्या होती है? गुरुमुखी। लिपि भाषा लिखने का रूप है। ठीक है, लिखने का ढंग लिपि होता है। प्रश्न नंबर 6 है, बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि आपको सही पर सही का चिन्ह लगाना है। भाषा का स्थायी रूप कौन सा होता है? तो कौन सा होता है जो स्थायी रूप रहता है? तो लिखित भाषा। ठीक है ना, स्थायी रूप रहता है, लिखा हुआ जो रहता है वो स्थायी होता है। ख है, भाषा का शुद्ध ज्ञान किससे प्राप्त होता है? तो व्याकरण शास्त्र से होता है। भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। उर्दू भाषा की लिपि कौन सी होती है? फारसी। भाषा लिखने का ढंग कहलाता है लिपि। अगला प्रश्न सही गलत है। ठीक है, सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। गुजराती भाषा की लिपि देवनागरी है, सही है। बोली का क्षेत्र विस्तृत होता है, तो ये गलत है, क्योंकि बोली का क्षेत्र क्या होता है? सीमित क्षेत्र होता है। लिपि में साहित्य लिखा जाता है, सही है। व्याकरण हमें केवल शुद्ध बोलना सिखाता है, नहीं, शुद्ध लिखना भी सिखाता है। ठीक है, इनकी शुद्धता का ज्ञान कराता है। अब हम आते हैं हमारे पार्ट 2 पर। ठीक है, पार्ट 2 जिसका नाम है वर्ण विचार। इसमें प्रश्न है, वर्ण किसे कहते हैं? हिंदी भाषा में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। और हिंदी भाषा में जो वर्ण है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन होता है। हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने स्वर होते हैं? नाम सहित लिखिए। तो कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। और उनके नाम अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ है। ओके, इस तरह से 11 स्वर होते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु के रास्ते में किसी प्रकार की रुकावट होती है तो उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है बेटा, अगला प्रश्न है हमारा सही गलत वाला। सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। यस, सही है। ह्रस्व स्वरों के बोलने में अधिक समय लगता है, तो ये गलत है। ह्रस्व स्वरों के बोलने में कम समय लगता है। री जो है वो संयुक्त व्यंजन है, ये गलत है। अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती है, ये सही वाक्य है। अनुनासिक का उच्चारण और नाक और मुंह से होता है, ये वाक्य भी सही है। और अनुस्वार का ये जो है ये अनुस्वार का चिन्ह है, तो ये भी वाक्य सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्षत्रज्ञ और श्र से संयुक्त व्यंजन से स्टार्ट होने वाले 2 शब्द लिखिए। तो देखो, क्ष से क्षत्रिय होता है और क्ष से क्षमा भी होता है। त्र से त्रिशूल होता है और त्र से त्रिकोण भी होता है। ज्ञ से ज्ञानी होता है और ज्ञ से ज्ञान होता है। श्र से श्रमिक होता है और श्र से श्रद्धालु होता है। इसके अलावा अगर आपको कुछ और भी लर्न हो तो वो भी आप लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 6, सही विकल्प चुनिए। क है, इसमें स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के स्वर होते हैं। ठीक है,
तीन प्रकार के स्वर कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। व्यंजनों का उच्चारण किसकी सहायता से होता है? तो स्वर की सहायता से होता है। श, श, स, ह ये कौन से व्यंजन है? तो ये ऊष्म व्यंजन हुए। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? तो य, र, ल, व। ठीक है, ये अंतस्थ व्यंजन है। ओके। प्रश्न नंबर 2 है, अर्थ के आधार पर शब्द की कितने भेद होते हैं? ओके, तो ये हम आ गए हैं। नेक्स्ट हमारा पार्ट है पार्ट 3 पर। ठीक है, पार्ट 3 जिसका नाम है शब्द विचार। तो अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द के 2 भेद होते हैं। एक होता है सार्थक शब्द और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। प्रश्न नंबर 3 है, विकारी व अविकारी शब्दों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो विकारी शब्द क्या होते हैं? इनके रूप में लिंग, वचन तथा काल के कारण परिवर्तन आ जाता है, इन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, ये संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं और अविकारी शब्द जो होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और इनमें किसी भी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है अविकारी शब्द में। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित विदेशी भाषा से हिंदी में आए दो दो शब्द लिखिए। जैसे अंग्रेजी विदेशी भाषा है, तो इससे हिंदी में कौन कौन से शब्द आए हैं? रेल और मशीन। फारसी से गुलाब और आदमी, अरबी से आज़ाद और अखबार, पुर्तगाल से तौलिया और अलमारी। और भी शब्द आए बेटा, आप अपने पाठ में अच्छे से रीड कीजिएगा। प्रश्न नंबर 5 है, तत्सम का तद्भव से मेल कीजिए। हस्त, तो हस्त तत्सम है, तो इसका तद्भव क्या होगा? हाथ। ग्राम का गांव, जननी का माता, दधी का दही, निद्रा का नींद। इस तरह से हम प्रश्न नंबर 6 पर सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द के 4 भेद होते हैं। तत्सम शब्द किस भाषा से हिंदी में आए? संस्कृत भाषा से। नीलकंठ, चारपाई, पंकज शब्द के कौन से रूप हैं? तो ये बनावट के आधार पर रूप हैं। देशज शब्द हिंदी से किस भाषा में आए? बोली से आए हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 है, यहाँ पर तत्सम, तद्भव, विदेशी शब्द आपको छांट कर लिखना है। तो तत्सम शब्द में मात्र, दुग्ध और भ्राता आएगा और तद्भव शब्द में दही, सूरज, गांव। विदेशी शब्द डॉक्टर, पेन, कॉलेज, ये सब क्या है? विदेशी शब्द हैं। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित शब्दों के टुकड़ों को मिलाकर यौगिक शब्द बनाए। जैसे पाठ धनशाला, तो क्या बना? पाठशाला। मेघ धन दूत, तो क्या बना? मेघदूत। रेल धन गाड़ी, तो क्या बना? रेलगाड़ी। विद्या धनालय, तो विद्यालय। स्नान धन घर, तो स्नान घर। ठीक है, इस तरह से प्रश्न नंबर 9 योगरूढ़ शब्द यानी कि जिनका विशेष अर्थ निकलता है। जैसे चक्रधर, तो चक्र धारण करने वाले अर्थात विष्णु। गजानन, गज मतलब हाथी के समान, आनन मतलब होता है मुख, अर्थात किसका है हाथी के समान मुख? गणेश भगवान के। पीताम्बर, पीला अंबर धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण। ठीक है, पीला अंबर तो हर कोई धारण करता है, पीला अंबर मतलब होता है पीला वस्त्र धारण करने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे श्री गणेश भगवान भी हो सकते हैं। महादेव यानी कि सबसे बड़े देव, तो अर्थात भगवान शिव। अगला है घनश्याम, तो घनश्याम क्या होता है? घन मतलब बादल के समान, श्याम रंग, तो किनका है? भगवान श्री कृष्ण का। इस तरह से हमारा यहाँ पर अपना रिवीजन पूरा होता है। तो बच्चों, आप सभी रिवीजन अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा, अच्छे से परीक्षा की तैयारी कीजिएगा। ठीक है बेटा? ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक बेटा। बाय बच्चों।